Hello, good morning to every students. Welcome to our NEET CET and JEE online crash course 2021. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आप सभी लोगों का इस NEET CET और JEE क्रैश कोर्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं इस क्रैश कोर्स में नीट और सीईटी का बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। बायोलॉजी इस सब्जेक्ट में हमारे क्रैश कोर्स में हम ऑलरेडी 3 फैकल्टी हैं और उसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरी अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं कहूं तो मैं नीट और सीईटी काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता हूं और ऐसे पढ़ा सकता हूं कि आप लोगों को कोई किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर एक बार आप लेक्चर हमारा सुन लेते हो तो आपको सिर्फ लेक्चर के बेस के ऊपर ही आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। यस, मैं आपको चैलेंज देके कहता हूं, प्रॉमिस देके कहता हूं कि इस लेक्चर के बाद और मेरे सभी लेक्चर के बाद आप लोगों को पढ़ाई बायोलॉजी इतनी सिंपल सी लगेगी कि आप लोग जब भी एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते से ही आपके माइंड में चारों के चार ऑप्शन का मतलब समझ में आएगा और आप सही सिलेक्ट कर लोगे। तो क्या होता है नीट और क्या होता है सीईटी, इस लेक्चर में, इस डेमो लेक्चर में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको नीट और सीईटी के बारे में छोटा से बेसिक कुछ बातें बताऊंगा और उसके बाद हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक के ऊपर मैं 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको समझाऊंगा और डेली में ऐसे ही आपको 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा नीट सीईटी और जेई क्रैश कोर्स। जेई तो स्पेशल इंजीनियरिंग के लिए होती है, तो इंजीनियरिंग के मतलब मैथमेटिक्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री के टीचर आपको बताएंगे। मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताता हूं। तो नीट होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये दिल्ली में से कंडक्ट की जाती है और ऑल ओवर इंडिया में काफी सारे सेंटर होते हैं एग्जाम के। और नीट एमबीबीएस, आप कह लो एमबीबीएस, डेंटिस्ट और फार्मेसी, जितने भी मेडिकल साइंस में कोर्सेज हैं डॉक्टरी फील्ड में, वो सभी के सभी नीट द्वारा लिए जाते हैं। और सीईटी मोस्ट प्रोबेबली हमारे महाराष्ट्र में ली जाती है, जो कि फार्मेसी से रिलेटेड है। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगा ताकि काफी बेटर है आप लोगों को। तो बेसिकली अगर हम ये बात करें तो ये जो नीट कोर्स है, नीट 720 मार्क्स का होता है और इस 720 में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं नियर अबाउट 90 और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स होते हैं। सो 90 into 4 इट्स 360। तो बायोलॉजी जो है वो 360 का होता है। और उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस आते हैं into 4 इज इक्वल टू 180 और वैसे ही फिजिक्स में भी 45 क्वेश्चंस होते हैं into 4 इज इक्वल टू 180। सो टोटल नीट जो है वो 720 मार्क्स की होती है। ठीक है, 720 मार्क्स होती है। लास्ट टाइम हमारे कैंडिडेट ने 550 के आसपास स्कोर निकाला हुआ था, वो काफी ह्यूज स्कोर है। और अगर हम सीईटी की बात करें, सीईटी का मतलब होता है एमएचसीईटी। तो एमएचसीईटी महाराष्ट्र में कंडक्ट की जाती है और इसमें बायोलॉजी जो है वो 100 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री जो है वो 50 मार्क्स का होता है और फिजिक्स ये 50 मार्क्स का होता है। मतलब दोनों में, नीट में और फिजिक्स में, नीट में और सीईटी में बायोलॉजी सबसे हाई वेटेज है, क्योंकि इसके बाद हमें मेडिकल फील्ड में एडमिशन मिलता है और मेडिकल फील्ड इज इनकम्प्लीट विदाउट द लर्निंग बायोलॉजी। तो नीट में बायो 360 का है और एमएससीईटी में बायो 100 मार्क्स का है। तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। हमारे और 2 फैकल्टी साथी हैं हमारे, जो वो भी हमारे साथ ही बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, वो भी टीचर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम बेसिकली जैसे हम कहते हैं, तो कोई भी शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश का नाम लेना चाहिए। तो जय गणेशाय नाम हम शुभकामना देते हैं हमारे सभी स्टूडेंट को जिनको हम पढ़ा रहे हैं और जो खुद भी प्रिपरेशन करें। भगवान करे सबका भला और सबका नंबर लग जाए। ठीक है, आप लोग भी तहे दिल से अपनी पढ़ाई जोर शोर से शुरू रखिए। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे और हम वो लेवल से आपको पढ़ाएंगे कि आपके माइंड में कोई डाउट जनरेट ही नहीं होगा। डैम श्योर आपके माइंड में कोई डाउट जनरेट ही नहीं होगा। इतना हम बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको अभी कहा कि इस वाले लेक्चर में मैं आपको इस क्रैश कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। तो आज मैं आपको जो एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, वो टॉपिक के बाद मैं आपको 10 एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा यहीं पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद मैं मेरा लेक्चर कंप्लीट करूंगा, फिर दूसरे टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू। सो
हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम एक छोटा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आप एक ब्लैंक नोटबुक लेके बैठिए, हमेशा एक पेन साथ में रखिए और जो जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप शॉर्ट में नोट डाउन करते जाइए। और जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है हम एमसीक्यू भी देखेंगे, तो एमसीक्यू आपको इजीली समझ जाएंगे अगर आपके पास वो मटेरियल कुछ लिखा होगा आपने। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूँ कि मेरी टीचिंग कैसी है, आपको टीचिंग कैसे लग रही है। तो समझाने के लिए मैं ऑस्मोसिस की मदद ले रहा हूँ। तो चलिए हम ऑस्मोसिस देखते हैं। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस होता क्या है, मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इट इज अ biological process in which there is movement of only solvent from lower concentration to higher concentration through semi permeable मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन समझ लीजिए। डेफिनेशन में हमने क्या कहा है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच देयर इज अ मूवमेंट ऑफ, किसकी मूवमेंट हो रही है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट। ये देखिए किसकी मूवमेंट हो रही है, ओनली सॉल्वेंट। ये चीज आप याद रखिए, ऑस्मोसिस में ये काफी इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट फ्रॉम lower concentration to that of higher concentration through semi permeable membrane। ठीक है, through the semi permeable membrane। अब ये कंसेप्ट क्या है, semi permeable membrane ये देखें। सी सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल का मतलब होता है परमिशन देना, मेम्ब्रेन मतलब एक पर्दा। मान लो हमारे क्लास के दरवाजे के बाहर 10 स्टूडेंट खड़े हैं, तो मैं अगर 5 को ही परमिशन देता हूं तो वह सेमी परमिएबल है, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट को परमिशन देना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब आप ये समझ लीजिए, हमारे सामने एक सॉल्यूशन है। यस, ये एक कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में कितनी चीजें होती है, सॉल्यूशन में 2 चीजें होती है, एक होती है सोल्यूट और एक होती है सॉल्वेंट। एक होती है सोल्यूट और एक होती है सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, इन दोनों को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन। तो हम किसकी मूवमेंट कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट कर रहे हैं, हम सोल्यूट की मूवमेंट नहीं कर रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आप इजीली समझ जाओगे। जस्ट इमेजिन वी हैव वन कंटेनर and in that container there are 2 separations, means there are 2 sub divisions. Now this side have 70% concentration and this side have 30% concentration, and in between them there is a semi permeable membrane is present। तो हमारे सामने एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर 2 डिवीजन है। एक डिवीजन में 70% सॉल्यूशन है, दूसरे डिवीजन में 30% सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ पे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन यूज करें तो क्या निकल के आएगा, देखो। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखो मूवमेंट कहां से होगी, 30 से लेकर 70 तक होगी, क्योंकि हमने क्या कहा है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लोअर से हायर की तरफ जाएगा। तो लोअर है 30, तो ऑब्वियसली 30 से कहां आएगा, 70 तरफ। किसको क्रॉस करके आएगा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट। यू हैव टू कीप इट इन माइंड, इट इज ओनली सॉल्वेंट मींस ओनली लिक्विड। So it is a biological process in which there is a movement of only solvent from lower concentration to that of higher concentration through semi-permeable membrane, a type of a membrane which only allow
मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेमी परमिएबल। अब सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो ये किसको परमिशन कर रही है, ये सिर्फ सॉल्वेंट को परमिट कर रही है ना, तो इसके लिए हमने इसको क्या कहा है, सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब होता है आधा परमिशन देना। तो सॉल्यूशन में दो चीजें, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, तो हम सिर्फ सॉल्वेंट को परमिशन दे रहे हैं, दो चीजों में से आधी चीजों को परमिशन दे रहे हैं ना, तो तभी हमने इस मेम्ब्रेन को क्या कहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आई होप सो अब आपके माइंड में ऑस्मोसिस की डेफिनेशन प्रैक्टिकली सेट हो गई होगी। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप इन चीजों को रटा मारोगे, बायोलॉजी को अगर रटा मारोगे तो एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, 360 में से 60 मार्क्स भी नहीं आएंगे, गारंटी से लिख लो आप। लेकिन अगर आप पक्का माइंड में समझ लेते हो तो 360 लाना भी पॉसिबल है। यस, क्लियर हो गया। ऑस्मोसिस एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट की, मतलब सिर्फ पानी की मूवमेंट होती है, कहां से, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नीचे की कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर की कॉन्सेंट्रेशन तक। और किसके थ्रू होती है, बीच में कौन मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ही परमिशन देता है और किसी को परमिशन नहीं देता है। अब मैं आपको पूछूं, इस कंटेनर में ये सॉल्वेंट है 30% और ये साइड भी 70% है, तो कौन सी साइड मूवमेंट होगी, तो ऑब्वियसली आप कहोगे 30 to 70 होगी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 30 में से कितना मूवमेंट होगा, पूरा 30 हो जाएगा, नहीं, ये डिपेंड करता है कि ये सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है। अब ये मान लो ये 30% है, ठीक है, तो इस 30 में सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो 20 ml सॉल्वेंट है और 10 ग्राम सॉल्यूट है, 20 ml सॉल्वेंट है और 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो यहां से 30 में से क्या मूवमेंट होगी, 20 ml की मूवमेंट हो जाएगी। क्यों मूवमेंट 20 ml की मूवमेंट होगी, 10 ग्राम सॉल्यूट की क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है ओनली मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट। तो सिर्फ सॉल्वेंट, इस 30 में जो 20 ml वाटर है वो यहाँ पे आ गया, मतलब ये वाला 70 कितना बन गया 90 और ये 30 वाला कितना बन गया, 30 वाला बन गया 10। तो ये हो गई ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। तो मैं जो आपको एमसीक्यू पढ़ाऊंगा उस एमसीक्यू में आपको डेफिनेशन भी पूछी जाएगी और ऑस्मोसिस का मतलब भी पूछा जाएगा। तो ऑस्मोसिस क्या, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये याद रखिए क्लियरली। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस कैसे हैं। प्लाज्मोलिसिस भी ऑस्मोसिस से रिलेटेड होता है, मैं आपको वो भी बताता हूं। सो लेट्स बिगिन। टाइप्स ऑफ osmosis. So basically there are two type of osmosis. One is endosmosis, second one is exosmosis. See, endosmosis and second one is exosmosis. अब दोनों में क्या फर्क क्या होता है, देखो, एंडो मीन्स टेकिंग इनसाइड, एक्सो मीन्स थ्रोइंग आउटसाइड। एंडो का मतलब क्या है, पानी को अंदर की तरफ खींचना, और एक्सो का मतलब क्या होता है, पानी को बाहर की तरफ फेंकना। तो ये होता है एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस। मैं आपको बताता हूं। सी दिस वन इज वन प्लेट, दिस इज वन इज आल्सो वन प्लेट। हमने दो प्लेट ली हुई है और इस प्लेट के अंदर हमने ये लीफ रखी हुई है। अब लीफ का कॉन्सेंट्रेशन है 70% और डिश में सॉल्यूशन जो है वो है 30%, ठीक है। और ये जो है लीफ, उस लीफ का कॉन्सेंट्रेशन है 30% और डिश का कॉन्सेंट्रेशन है 70%। अब ये देखो, लीफ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम है, तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मीन्स लो, टोनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। कितना कॉन्सेंट्रेशन है, लो। किससे लो है, लीफ से। हमें कैसे देखना है, लीफ है 70 और ये 30 है, तो ये लीफ से, डिश वाला जो कॉन्सेंट्रेशन वो लीफ से कम है ना, जैसे क्या कहेंगे हाइपोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है लीफ से, तो इसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियरली मैं क्या कहता हूं वो समझ लीजिए। आपको अभी एमसीक्यू में, आपको जब 10 एमसीक्यू पढ़ाऊंगा आपको वो याद आना चाहिए। व्हेन यू कीप द लीफ इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस leaf concentration is more as compared to the dish concentration. So what will happen, according to osmosis there will be movement of a solvent, only solvent from lower concentration to higher. तो डिश में जो 30% concentration है, मान लो हम पकड़ के चलते हैं, डिश में जो 30% concentration है उसमें 20 ml वाटर है और 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम है NaCl।
तो 20 ml वाटर है सॉल्वेंट, वो पूरा का पूरा 20 ml लीफ में चला जाएगा। इज इट ट्रू और नो? तो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? सिर्फ 10%, और लीफ का कॉन्सेंट्रेशन अब बन गया 90%। तो आप सोचो, पहले लीफ अगर इतनी थी और अब अगर उसमें 20% और बढ़ गया तो लीफ की साइज उतनी रहेगी? नहीं, लीफ की साइज बढ़ जाएगी। तो अगर लीफ की साइज ऐसी बढ़ जाती है तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे टर्जिड लीफ। क्या कहेंगे? टर्जिड। बॉटेनिकल वर्ड इज अ टर्जिड। यू कैन आल्सो यूज अ वर्ड कॉल्ड स्वेलो। मतलब लीफ क्या हो गई है? स्वेलो हो गई है। आपको एक एमसीक्यू पढ़ाऊंगा कि अगर कोई कंसंट्रेशन में सेल को रखा है और सेल बस्ट हो जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? वो सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। अब ये देखो, एंडोस्मोसिस की हुआ, एंडो मतलब पानी को अंदर की तरफ खींच लेना। कौन सी टेक्निक से? ऑस्मोसिस है। सो एंडोस्मोसिस वो वाली ऑस्मोसिस है जिसमें हम पानी को अंदर की तरफ खींच लेते हैं और लीफ की साइज या तो सेल की साइज बढ़ जाती है और सेल अल्टीमेटली बस्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं टर्जिड। अब एक्सोस्मोसिस में ये देखो, लीफ की कॉन्सेंट्रेशन है 30 और डिश की कॉन्सेंट्रेशन है 70, तो क्या होगा? लीफ में 30 कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर आ जाएगी, बिकॉज ऑस्मोसिस में क्या होता है? लो टू हाई मूवमेंट होती है। तो 30% इज लो एंड 70 इज हाई, so 20 ml will move from leaf to outside, so outside concentration will become 90 and leaf will become 10। अब आप सोचो, लीफ पहले 30 थी और अगर 10 हो गई तो उसकी साइज बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी कि ऐसी रहेगी? नहीं, कम हो जाएगी। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो लीफ की साइज कम हो जाती है। तो जैसे लीफ बढ़ जाती है हम उसे कहते हैं टर्जिड और स्वेलो, और अगर लीफ ऐसे कम हो जाती है तो हम उसे कहते हैं फ्लैसिड। क्या कहते हैं उसे? फ्लैसिड, या तो नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं श्रिंक। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एक डिश में 70% कॉन्सेंट्रेशन रखते हो और लीफ का कॉन्सेंट्रेशन 30 है, तो लीफ में से कॉन्सेंट्रेशन पानी बाहर जाएगा और लीफ ऐसे सिकुड़ जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रिंक हो जाना या तो फ्लैसिड हो जाना। और अगर एक डिश में आप 70% लीफ रखते हो, मतलब लीफ में 70% है और डिश में 30% है, तो डिश का 30% में से 20% लीफ के अंदर आ जाएगा और लीफ स्वेलो हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे टर्जिड। तो पानी अंदर आ जाना मतलब एंडोस्मोसिस, पानी बाहर चला जाना मतलब एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस का डेफिनेशन क्या है? Plasmolysis is also known as exosmosis, means when you keep the particular cell in a dish in a hypertonic concentration, so leaf will remove the water outside and leaf will undergo shrinkage. This shrinkage leaf is called plasmolysed leaf and this process is also called as a plasmolysis। तो मैंने आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन समझा दी, प्रैक्टिकली ऑस्मोसिस का मतलब समझा दिया, डेमोन्स्ट्रेशन देखिए कंटेनर का, और एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के टाइप भी बता दिए। अब हम चलते हैं एमसीक्यू के ऊपर। तो एमसीक्यू में समझाऊंगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने अभी आप ऑस्मोसिस क्लियरली समझ लिया, अब हम ऑस्मोसिस के ऊपर 10 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। So here is our first question. If a plant cell is kept in plate with a solution and after some time it was noticed that cell undergo burst, what solution was there in plate? एक सिंपली ये पूछा गया है, मान लो अगर ये प्लेट है मेरे सामने, इस प्लेट में अगर हमने एक प्लांट सेल रखा और कुछ देर के बाद वो प्लांट सेल ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है, तो उस डिश में क्या होगा? डिश में कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? तो डिश में कॉन्सेंट्रेशन हाइपोटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा, आइसोटोनिक होगा, या तो सेल बर्स्ट ड्यू टू द ऑस्मोटिक टॉलरेंस। तो ये क्या आंसर होना चाहिए? आई थिंक सो इसका आंसर होना चाहिए ए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों? सेल के अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और डिश के अंदर अगर हाइपोटोनिक है तो क्या होगा? बाहर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर आ जाएगा, लो टू हाई। और अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर काफी बढ़ जाता है तो सेल क्या होगी? बर्स्ट हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन क्या होगा प्लेट में? ए, हाइपोटोनिक। यस, दिस इज द आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स। तो प्रोसेस ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अ सॉल्यूट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नो। मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये करेक्ट है। एक्चुअली अगर हमें आंसर सही भी पता चल जाए फिर भी चारों ऑप्शन हमें पढ़ने चाहिए। मूवमेंट ऑफ अ सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नो, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। यस। थर्ड, ऑस्मोसिस मींस
सोल्यूट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर, नो, सोल्यूट का तो मूवमेंट होता नहीं। सोल्यूट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो, सोल्यूट है ही नहीं तो लोअर हायर सवाल ही नहीं पैदा होता। थर्ड नंबर ऑप्शन, सी ऑप्शन, सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वाला सही है। फिर भी सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट, when a plant cell is placed in a hypertonic solution it becomes plasmolyzed, what shall be present between cell wall and plasma lemma at the stage। तो ऐसा पूछा गया कि अगर प्लांट सेल को किसी कॉन्सेंट्रेशन में रखा जाए, मतलब हाइपरटोनिक में रखा जाए, तो प्लांट सेल का अंदर का कॉन्सेंट्रेशन वो बाहर आ जाएगा और सेल एकदम श्रिंक हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कह सकते हो आप यस, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन होगा हाइपरटोनिक। क्यों हाइपरटोनिक, ये डिश है, डिश के अंदर आपने सेल रखा है जिसका 30% कॉन्सेंट्रेशन है और आउटसाइड डिश में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है हाइपरटोनिक, तो ऑब्वियसली लीफ का अंदर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बाहर आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ सेल इज रिड्यूस इन साइज, श्रिंक of placing in a solution of a sugar, then solution is, अगर हम किसी सेल को एक शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं और अगर वो सेल श्रिंक हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, वो कॉन्सेंट्रेशन कैसा था, ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन होगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्यों, डिश में देखो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और लीफ का कॉन्सेंट्रेशन या तो कोई सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, सो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन जो है लीफ का वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन कौन सा होगा, ज्यादा होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल बी ए। यस, क्वेश्चन नंबर 6, श्रिंकेज ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज, सभी क्वेश्चन ऑस्मोसिस से रिलेटेड है तो एक जैसे ही लगेंगे। सिंपली ये पूछा गया कि अगर किसी सेल का प्रोटोप्लाज्म में से पानी बाहर चला जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्लाज्मोलाइसिस। इट इज एक्चुअली वन टाइप ऑफ एक्सोस्मोसिस, बट एक्सोस्मोसिस आल्सो कॉल्ड एज अ प्लाज्मोलाइसिस, मैंने अभी आपको लेक्चर में पढ़ाया। सो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज ए, प्लाज्मोलाइसिस। 7 नंबर, एंडोस्मोसिस मेक द सेल, एंडोस्मोसिस में क्या होता है, पानी सेल के अंदर आ जाता है तो सेल क्या हो जाती है, स्वेलो हो जाती है, फूक जाती है, स्वेलो हो जाती है। बॉटेनिकली हम क्या कहते हैं उसे, बॉटेनिकली हम उसे कहते हैं टर्जिड। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 8, प्लाज्मोलाइसिस इज कोज्ड बाय, तो प्लाज्मोलाइसिस क्यों होता है, प्लाज्मोलाइसिस एक्सोस्मोसिस के कारण होता है। एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, वाटर बाहर की तरफ चला जाता है और अगर वाटर बाहर जाता है तो एक्सोस्मोसिस होगा। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, मैं आपको अभी थोड़ा स्पीड में इसके लिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे हाफ आवर में पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है और कल से जैसे मैं आपको पूरा 1.5 आवर पढ़ाऊंगा तब हम स्लोली जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अ सेल डजंट शो एनी अपरेंट चेंज व्हेन इट इज केप्ट इन डैश सॉल्यूशन। अगर किसी, मान लो एक डिश है, इस डिश के अंदर हमने एक सेल को रखा और वो सेल में कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिश में 70 है और लीफ में 30 है तो क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा। और अगर लीफ का कॉन्सेंट्रेशन 70 और डिश में 30 है तो एंडोस्मोसिस होगा। लेकिन अगर सेल में कोई चेंजेस ही नहीं देख रहे, ना ही वो टर्जिड हो रही है, ना ही वो श्रिंक हो रही, मतलब ना ही वो टर्जिड हो रही है, ना ही फ्लैसिड हो रही है, मतलब ना ही वो श्रिंक हो रही है, ना ही वो स्वेलो हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, सेल का और आउटसाइड जो डिश में कॉन्सेंट्रेशन वो दोनों एक समान होंगे, मतलब ऑस्मोसिस वहां पे होगा ही नहीं, तो वो कॉन्सेंट्रेशन होगा आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन, हाइपरटोनिक मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन। आइसोटोनिक मींस इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सेल एज वेल एज outside the cell. So C will be the correct answer. Question number 10, water is absorbed from outside solution only when it is, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी टाइप है, कंफ्यूजिंग बना हुआ है, ये नीट में 2015 में पूछा गया था, मैंने यहाँ से निकाल दिया गया था। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड सॉल्यूशन ओनली व्हेन इट इज, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे इस डिश में हमने एक सेल रखा हुआ है, मैंने डिश ही, ये प्लेट ही इसके लिए रखी है आपको समझाने के लिए। मान लो इस डिश में हमने एक सेल रखी हुई है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 70 है और डिश में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब है 30।
तो 30 अगर डिश में है और लीफ में 70 है तो डिश का कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसके लिए डिश में से मतलब आउटसाइड में से कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ, सेल के अंदर तरफ आ जाता है, इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो ये हो जाता है इसका आंसर। तो ऐसे हमने 10 क्वेश्चंस के आंसर पूरे देख लिए हुए हैं। थैंक यू। तो गाइस, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको हमारा क्रैश कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद मैंने ऑस्मोसिस टॉपिक आपको डिटेल में समझाया और उसके टाइप भी एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस सब डिटेल में समझाया। और उसके बाद हमने 10 एमसीक्यू भी प्रैक्टिस की। आई होप सो इतने छोटे से टॉपिक में भी आपने 10 एमसीक्यू अच्छी तरह से समझ लिए। और अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद है तो मैं ऐसे ही आपको डेली बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो मैं बायोलॉजी का एक्सपर्ट प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको डेली बायोलॉजी पढ़ाऊंगा मेरे 2 कलीग के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।